हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फिजिक्स क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर के रोटेशनल मोशन चैप्टर के तीसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंडों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो जब किसी भी वस्तु पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें दो तरह से गति होती है। एक स्थानांतरीय गति होती है और दूसरी घूर्णन गति होती है। स्थानांतरीय गति में स्थान का परिवर्तन होता है, लेकिन उनके कणों के बीच कोई आपस में उन कणों के बीच में कोई विस्थापन नहीं होता है। इसके दौरान इस कण का यानी सभी कणों का जो रेखीय संवेग होता है वह संरक्षित होता है। ठीक इसी तरह से जब कोई बाह्य बल लगा करके और बल आघूर्ण अर्थात बल आघूर्ण की हेल्प से जब हम किसी पिंड को घूर्णन गति कराते हैं, इस गति के दौरान कोणीय संवेग संरक्षित होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दृढ़ पिंडों के संतुलन के लिए रेखीय संवेग और कोणीय संवेग का संरक्षित होना आवश्यक है। अतः कोई दृढ़ पिंड यांत्रिक संतुलन में तभी रह सकता है जब इसके रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों का मान समय के साथ अपरिवर्तनीय हो अर्थात निश्चित हो। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि उसका रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण शून्य हो। अब यह आवश्यक नहीं है कि पिंड के संतुलन के लिए वह विरामावस्था में ही हो। यदि पिंड विरामावस्था में है तो उससे उस पिंड का जो संतुलन है उस संतुलन को स्थैतिक संतुलन कहते हैं। तो संतुलन की दो आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त है कि दृढ़ पिंड पर कार्यरत समस्त बलों का वेक्टर योग शून्य होना चाहिए, और दूसरा है कि दृढ़ पिंड पर कार्यरत समस्त बल आघूर्णों का वेक्टर योग शून्य होना चाहिए। तो अब इसे देखें। ये कोई पिंड है, इस पिंड पर बाह्य बल अलग से लगाए गए हैं, तो ये समस्त बाह्य बल का जो वेक्टर योग होगा वह शून्य होगा। अगर शून्य होगा तो यह संतुलन में होगा। कैसे? पिंड के द्रव्यमान केंद्र की रेखीय गति के लिए एफ एक्सटर्नल जो बाह्य बल है वह dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो जब इसके बराबर होता है और p का मान नियत रखना है तो dp बाई dt की वैल्यू शून्य होनी चाहिए, और जब dp बाई dt की वैल्यू शून्य होगी तो f एक्सटर्नल भी शून्य होना चाहिए। और f एक्सटर्नल को हम इसके कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो f एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के बराबर 0। और यह तभी संभव है जब एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड अलग अलग 0 हो, अर्थात पिंड पर कार्यरत सभी बलों का वेक्टर योग शून्य होना चाहिए, तभी वह पिंड संतुलन में होगा। ठीक इसी तरह पिंड पर कार्यरत समस्त बाह्य बल आघूर्णों का वेक्टर योग शून्य होना चाहिए। तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र की घूर्णन गति के लिए क्या होगा? टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी जे बाई डी टी। जे यहां पर एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, और संतुलन के लिए जो कोणीय संवेग है उसका मान नियत रहना चाहिए। तो कोणीय संवेग का मान नियत रहने के लिए यानी जे को नियत रखने के लिए डी जे बाई डी टी की वैल्यू शून्य होनी चाहिए, और जब डी जे बाई डी टी की वैल्यू शून्य होनी चाहिए तो टाउ एक्सटर्नल भी शून्य होगा। अब जब टाउ एक्सटर्नल शून्य होगा तो इसे अगर हम इसके कंपोनेंट के पदों में लिख दें तो टाउ एक्सटर्नल इक्वल्स टू टाउ एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस टाउ वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस टाउ जेड यूनिट वेक्टर के इक्वल्स टू 0। और यह तभी संभव है जब यह तीनों अलग अलग समेसन टाउ एक्स, समेसन टाउ वाई और समेसन टी जेड ये तीनों 0 हों, अर्थात पिंड पर कार्यरत सभी बाह्य बल आघूर्णों का वेक्टर योग शून्य होना चाहिए। तो ये दो आवश्यक शर्तें हैं जिससे पिंड संतुलन में होता है। अब इसी तरह से बलों के आघूर्णों का वेरीगनन प्रमेय, वेरीगनन्स थ्योरम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यह प्रमेय क्या है? इस थ्योरम के अनुसार बलों के समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष दो या दो से अधिक बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग उसी बिंदु के सापेक्ष उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। तो मान लिया, इसको प्रूफ करेंगे आप। तो मान लिया कि एक ए बी भारहीन दृढ़ छड़ है जिसके सिरों पर F1 व F2 परिमाण के समांतर बल कार्यरत हैं तथा इन बलों का परिणामी बिंदु C से होकर के जाता है।
तो इनका जो परिणामी बल होगा वह F बराबर F1 प्लस F2 के बराबर होगा। इस फिगर से आप देखें, ये छड़ AB है, A पर F1 बल लगा है और B पर F2 बल लगा है, और इनका परिणामी C से होकर के जाता है F। तो अब C के अबाउट F1 और F2 का आघूर्ण क्या होगा? तो C के अबाउट F1 का होगा F1 इंटू AC और इसका होगा F2 इंटू BC। अब F1 इस दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा, F2 इस दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा, तो इसकी दिशा हो गई एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये धनात्मक हो गया, और ये हो गया क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज हो गया तो ऋणात्मक हो गया। अर्थात F1 इंटू AC माइनस F2 इंटू BC इक्वल्स टू F इंटू, ये पॉइंट यहीं पर है तो 0, तो ये वैल्यू हो गई 0। अर्थात F1 इंटू AC इक्वल्स टू F2 इंटू BC, दोनों मोमेंट आपस में बराबर हो गए और यह संतुलन की अवस्था में है। अब F1 और F2 का एक बिंदु इसी पर ले लेते हैं O के सापेक्ष। तो जब O के सापेक्ष ले लेते हैं तो अब हमको यहां पर प्रूफ यही करना है कि इस O के सापेक्ष F1 और F2 का जो आघूर्ण होगा वही आघूर्ण F का इस O के परितः भी होगा, यही यहां पर प्रूफ करना है। तो O के सापेक्ष अगर लेते हैं तो F1 इंटू AO और F2 के लिए B इंटू O है तो F2 इंटू BO ये बनेगा। पहले के लिए धनात्मक, दूसरे के लिए ऋणात्मक, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अब AO की वैल्यू क्या होगी? AO इक्वल टू होगा AC माइनस OC और BO इक्वल टू होगा BC प्लस OC। इस वैल्यू को AO और BO की जगह पर हम यहां पर पुट कर देंगे, इसके बाद इसे एक्सपेंड कर देंगे यानी मल्टीप्लाई करके। तो F1 इंटू AC माइनस F1 इंटू OC माइनस F2 इंटू BC और ये माइनस हो जाएगा माइनस F2 इंटू OC। अब यहां से आप देख रहे हैं कि F1 इंटू AC और F2 इंटू BC आपस में बराबर हैं, तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये धनात्मक और ऋणात्मक तो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा माइनस F1 इंटू OC माइनस F2 इंटू OC। और इसे हम लिख सकते हैं समेशन M1 माइनस करके, और यही M है तो इक्वल्स टू माइनस F1 प्लस F2 इंटू OC। अब F1 प्लस F2 क्या है? रिजल्टेंट फोर्स F के बराबर है, तो F बराबर हो गया F1 प्लस F2। इस तरह से समेशन M जो मोमेंट्स है इक्वल्स टू माइनस F इंटू OC। तो ये इक्वेशन नंबर 4। अब इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि यह समेशन M जो F इंटू OC मिला वह दोनों बलों के मोमेंट के योग के बराबर मिला। जो बिंदु O के सापेक्ष बलों F1 तथा F2 के परिणामी बल F का आघूर्ण है, और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था। इसी प्रकार से है बल युग्म। कपल क्या होता है? जब किसी पिंड पर कोई दो बराबर तथा विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो एक साथ लगाए जाते हैं, जो पिंड में बिना स्थानांतरण अर्थात उसके अंतर्गत स्थानांतरी गति नहीं होती है, फलस्वरूप घूर्णन उत्पन्न कर दें, तो ऐसे बलों के युग्म को बल युग्म कहते हैं। जैसे AB है, AB एक छड़ है, इसकी लंबाई L है, इसका सेंटर O है, तो F बल A लगाया गया है A पर और B बल, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं तथा दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो O के सापेक्ष इसका मोमेंट क्या होगा? F इंटू AO, इसका मोमेंट F इंटू BO। अब A भी आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है, A भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों धनात्मक होंगे, तो F इंटू AO प्लस F इंटू BO, F को कॉमन AO प्लस OB और AO प्लस OB मिलके हो गया AB, AB की वैल्यू है L, तो टाउ इक्वल टू F इंटू L। अब इसी प्रकार इसका जो अगला टॉपिक है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।